नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्टेबल जजमेंट आई है जो कि 29 अगस्त 2024 की है और ये क्रिमिनल अपील नंबर ऑफ 2024 जो कि अराइजेस विद स्पेशल लीव पिटीशन 2029 ऑफ 2018 जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर का ये केस है। और यहाँ पर जो अपीलेंट है वो कंप्लेनेंट है। उन्होंने चैलेंज किया था हाई कोर्ट के ऑर्डर को और हाई कोर्ट ने जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, जो अक्यूज्ड हैं, उनकी जो एप्लीकेशन थी, मींस रिवीजन एप्लीकेशन थी, वो अलाउ कर दी थी। और उस ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये स्पेशली पिटीशन डाली थी। रिवीजन पिटीशन में इसलिए मींस अलाउ कर दी थी और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया था। तो हुआ क्या था कि जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उनको अक्यूज्ड बनाया गया था। 302 और कुछ रेलिवेंट चार्जेस थे उनके ऊपर लगे हुए थे। और पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाई थी, एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज, जो कि सेशन कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज थी 227 CRPC के तहत वो जो एप्लीकेशन लगाई थी उसको खारिज कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। फिर वो हाई कोर्ट में गए थे उस ऑर्डर को अगेंस्ट में। हाई कोर्ट ने भी उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था और कहा था कि काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स हैं वो जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उनके अगेंस्ट में है। और फिर ट्रायल कोर्ट ने, मींस जो कि सेशन कोर्ट है, उन्होंने चार्जेस फ्रेम कर दिए थे। अब यहाँ पर एक कोर्ट एप्लीकेशन लगाई थी जो कि 216 CRPC के तहत थी कि एप्लीकेशन फॉर एडिशन, मॉडिफिकेशन और अल्टरेशन ऑफ चार्जेस के ऊपर जो बनाई गई है एप्लीकेशन, ये लगाई गई थी और सेशन कोर्ट ने फिर उसको खारिज कर दिया था। लेकिन यहाँ पर अब हाई कोर्ट ने, जब रिवीजन पिटीशन डाली गई थी तो हाई कोर्ट ने उनकी जो रिवीजन पिटीशन है वो अलाउ कर दिया था। अब यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये इस प्रकार की जो एप्लीकेशन है वो एक प्रकार की वेक्सेटिशियस एप्लीकेशन है और डिरेल्ड करने के लिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को डिरेल्ड करने के लिए बनाई गई है। तो हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो डिवोर्स द रूल्स है, इलीगल है और इसलिए ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। और साथ में जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है उनके ऊपर कॉस्ट भी लगाई 50,000 की और साथ में ये भी डायरेक्शन दी कि अगर कोई भी डिले होगा तो उसमें बेल भी कैंसिल की जा सकती है। और जो कॉस्ट थी उसको, उसकी जो मींस कहा कि कंप्लेनेंट है वो इसे विड्रॉ कर सकते हैं और कंप्लायंस रिपोर्ट के ऊपर भी आगे फर्दर डायरेक्शन दी। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो आइए पैराग्राफ के लिए चलते हैं। यहाँ पर बताया गया अपीलेंट जो है वो अनयूजुअल और अनटेनेबल जजमेंट, यहाँ पर माननीय कोर्ट ने लिखा है क्योंकि देखिए काफी रिमार्क्स लिखे हैं। अनयूजुअल और अनटेनेबल जजमेंट जो थी वो पास की गई थी 2017 की थी, जुलाई 2017 की, जो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर मद्रास ने फाइल, मींस उनकी जो रिवीजन एप्लीकेशन थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 की जो रिवीजन एप्लीकेशन थी उसको अलाउ कर दिया था। कंप्लेनेंट जो है वो अपीलेंट है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 को ओरिजिनली अक्यूज नंबर 2 बनाया गया था और उन्होंने पहले 397 और 401 CRPC की जो पिटीशन थी, रिवीजन पिटीशन थी, उसको हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था। और रिवीजन पिटीशन एप्लीकेशन ने जो ऑर्डर था प्रिंसिपल सेशन जज का उसको सेट असाइड कर दिया था। वो 2016 में जो ऑर्डर दिया गया था, मींस उनकी जो पहले एप्लीकेशन थी वो डिसमिस हो गई थी। 2016 में पहले ऑर्डर आया था, उसको उसके अगेंस्ट में रिवीजन पिटीशन थी वो डाली गई थी और डायरेक्टेड द फर्दर इन्वेस्टिगेशन इन क्राइम नंबर सो एंड सो अंडर सेक्शन 173A CRPC। फर्दर डायरेक्शंस भी दिए थे इसमें। ब्रीफ फैक्ट्स क्या थे वो बताया गए हैं और यहाँ पर बताया कि एक FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी, 2009 का घटना है और जिसमें 9 अक्यूज्ड के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर्ड हुई थी, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो अक्यूज्ड नंबर 2 बनाया गया था, सेक्शन से 147, 148, 323, 324, 307 और 302 इंडियन पिनल कोड जो के अंदर धाराएं लगाई गई थी। FIR रजिस्टर्ड हुई थी कंप्लेनेंट के लगाई थी यहाँ पर, जो कि अपीलेंट है। और उन्होंने कहा कि FIR में बताया कि जो अक्यूज नंबर 1 है और जो कि एक पार्टी का नाम बताया गया, वहाँ के टाउन सेक्रेटरी हैं और उनके ग्रुप ने उन्होंने और उनके ग्रुप ने प्रिवेंट किया था कंप्लेनेंट और उनके ग्रुप को कि वो नॉमिनेशन उस पार्टी का नहीं भरे
और साथ में थ्रेटन किया था कंप्लेनेंट को, मीन्स अपीलेंट को थ्रेटन किया था। और उसके बाद जो अक्यूज्ड है उन्होंने शाउट किया था कि हथियार लेकर आओ, जो कि एक व्हीकल था वो पार्क किया गया था एक पार्टी ऑफिस के बाहर। और अक्यूज्ड जो और उनके जो सन हैं, जो कि यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, उन्होंने जो हथियार हैं और एक टाटा वाइट सफारी कार थी उसमें लेकर आए हथियार को। उसके बाद अक्यूज्ड ने चाकू चलाया कंप्लेनेंट के ब्रदर के ऊपर और फिर कंप्लेनेंट के ऊपर भी के पीछे भी भागे, कंप्लेनेंट के तरफ भी भागे टुवर्ड्स द कंप्लेनेंट। और उसके बाद अक्यूज्ड ने, एक अक्यूज्ड का नाम बताया गया, उन्होंने उनको उनके ब्रदर को पकड़ लिया और अक्यूज्ड ने फिर जो है चाकू से हमला किया उनकी चेस्ट पे। और फिर बाद में जो अक्यूज्ड नंबर 2, जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है, उन्होंने सिर पे प्रहार किया और कंप्लेंट को भी पिटाई की और आयरन पाइप से उनके साथ मींस हम बीट लिखा है तो पिटाई की। और इसके बाद अक्यूज्ड ने असॉल्ट भी किया कंप्लेंट को, और जो भी ऐसा बताया गया था एफआईआर में। उसके बाद कंप्लेनेंट और उनके जो ब्रदर हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर लाया गया कुछ लोगों ने, और वहाँ ट्रीटमेंट मिला, जहाँ उनके ब्रदर की ट्रीटमेंट के दौरान मृत्यु हुई। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सफिशिएंट एविडेंस पाए और अक्यूज्ड के अगेंस्ट में मींस चार्जशीट थी वो सबमिट की, और जिसमें 31 अक्यूज्ड का नाम डाला गया था कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जहाँ से केस चला कोर्ट ऑफ सेशन में, क्योंकि ट्राइबल था सेशन कोर्ट में, 302 का मुकदमा था, तो इसमें कोर्ट ऑफ सेशन में यहाँ पर ट्रायलेबल किया गया। और उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने फिर एक एप्लीकेशन मूव की सेशन कोर्ट में, और उन्होंने वहाँ प्रेयर मांगी कि हमें उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए अंडर सेक्शन 227 सीआरपीसी के तहत। लेकिन सेशन कोर्ट ने उनकी जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी। ऑर्डर आया था 2016 में, और उसको चैलेंज किया रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने। हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन फाइल की गई थी, लेकिन रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी, और यहाँ पर पाया कि सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स हैं वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 के अगेंस्ट में है, और जिससे चार्ज फ्रेम किए जा सकते हैं। और सेशन कोर्ट ने इसलिए जो निर्णय था सेशन कोर्ट का वो एकदम सही था। उसके बाद क्या हुआ कि सेशन कोर्ट ने चार्जेस थे वो सारे अक्यूज्ड के अगेंस्ट में फ्रेम कर दिए, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 को भी चार्ज किया गया, जो धाराएं लगाई थी 302 के तहत और 149, 147 जो कि कॉमन असेंबली से रिलेटेड है, अनलॉफुल असेंबली से रिलेटेड है, और 324 इंडियन पिनल कोड जो। और फिर इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक और वेक्सिटिशियस एप्लीकेशन फाइल की, जो कि सो नंबर बताया गया है सेशन के केस नंबर में सो अंडर 216 सीआरपीसी के तहत, और वहां पर अल्टरेशन ऑफ द चार्ज के लिए एक प्रेयर मांगी कि चार्ज को अल्टर कर दिया जाए, इस ग्राउंड पे कि अक्यूज्ड नंबर 2 जो है उस जो मौका वारदात हुई थी वहां पे मौजूद नहीं थे। लेकिन सेशन कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को भी डिसमिस कर दिया, और ये पाया कि जो ऑर्डर जो पहले आया था उसमें स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया है कि स्टेटमेंट्स ऑफ आई विटनेसेस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड में, जो कि साबित करते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 उस समय प्रेजेंट थे जब घटना हुई थी। और अब स्टेटमेंट्स जो थी, जो LW1, LW2, LW3, LW4, 5 जो LW5 हैं, और उसमें बताया उनकी स्टेटमेंट्स ने अक्यूज्ड नंबर 1 और 2 का रोल बताया था। और यहाँ पर यह भी ऑब्जर्व किया कि जो चार्ज फ्रेम किए गए थे सारे अक्यूज्ड के केस में, जो रिकॉर्ड में जो मटेरियल है कोर्ट के पास उसके बेसिस पे कराए हैं, और एक लीगल सेटल पोजीशन है कि चार्ज तभी अल्टर किए जा सकते हैं, चार्ज अल्टर किए जा सकते हैं किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स में। अब इससे एग्रीवेट होकर रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक रिवीजन पिटीशन थी, एप्लीकेशन थी, वो फाइल की हाई कोर्ट में। अब उस ऑर्डर उसको इम्पिंज्ड किया गया है उस ऑर्डर में, क्योंकि उस रिवीजन पिटीशन को अलाउ कर दिया गया था और अक्यूज्ड के फेवर में गई थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जितने भी कंस्पेक्टस ऑफ इवेंट्स हुए हैं, तो वहां से क्लियरली ट्रांसपायर्स होता है कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो हैं वो अपने आप को डिस्चार्ज करने में कामयाब नहीं हुए थे सेशन कोर्ट में, और हाई कोर्ट में भी गए थे पहले जो राउंड ऑफ लिटिगेशन हुई थी। और उसके बाद एक और वेक्सिटिशियस एप्लीकेशन फाइल की गई सेशन कोर्ट में 216 सीआरपीसी में, और जब चार्जेस फ्रेम हो गए उसके बाद डाली गई कि उस चार्जेस को मॉडिफाई कर दिया जाए। सेशन कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने एक और रिवीजन एप्लीकेशन फिर हाई कोर्ट में डाली 397 और 401 सीआरपीसी के तहत।
हाई कोर्ट ने अपना एक अनयूजुअल इम्प्रेंस्ड ऑर्डर दिया है और इसमें रिस्पोंडेंट नंबर 2, अक्यूज नंबर 2 को डिस्चार्ज कर दिया है जो भी चार्जेस लगाए थे। और ये जब साथ में ये भी बोला कि हालांकि उनकी जो पहली एप्लीकेशन थी वो हाई कोर्ट ने ही डिसमिस की थी, मींस एप्लीकेशन थी डिस्चार्ज थी वो डिसमिस कर दी थी सेशन कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने भी अपहेल्ड कर दिया था। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि द हाई कोर्ट utterly failed to realize the order impinged against it. It was the order passed by the session court rejecting the application of the respondent number 2, seeking the modification of charges framed against him under 216 CRPC. तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने यहाँ पर रियलाइज करने में कामयाब नहीं हुआ, मींस फेल्ड हो गया कि जो ऑर्डर जो था जो इम्पीच्ड दिया गया है, जो सेशन कोर्ट में जो इसको चैलेंज किया गया था, उन्होंने पहले ही एप्लीकेशन थी मींस जो एप्लीकेशन थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 की खारिज कर दी थी। और जो कि ऑर्डर जो था वो एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर था और 216 सीआरपीसी के अंदर जो ऑर्डर दिया गया है वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर कहा गया है। एक फाइनल ऑर्डर होता है कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है। अब इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो है वो एक चैलेंज नहीं किया जा सकता रिवीजन पिटीशन में, जैसा कि बताया चार्जेस जो फ्रेम करते हैं तो उसको एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं कहती मानती है कोर्ट, क्योंकि वो एक फाइनल ऑर्डर माना जाता है। तो यहाँ पर कहा कि 216 सीआरपीसी में जो भी ऑर्डर दिया गया था वो एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर था, इंटरिम ऑर्डर टाइप का ऑर्डर होता है वो दिया था। अब यहाँ पर कहा कि इसको भी नोट करते हुए कि जो ऑर्डर जो डिसमिस की गई थी एप्लीकेशन कि जिसमें कहा गया था मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज जो है वो एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर था और इन द व्यू ऑफ एक एक्सप्रेस बार ले डाउन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 397 सीआरपीसी। सेक्शन 397 सीआरपीसी जो है सब पार्ट 2 है वो अलाउड नहीं करता कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर को आप चैलेंज करें आगे की रिवीजन कोर्ट में। सिर्फ फाइनल कोर्ट ऑर्डर को ही चैलेंज करने की जो है वो जो सेक्शन है वो अलाउ करता है। तो इसलिए ऐसे में रिवीजन एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही नहीं है अगर वो एप्लीकेशन डिसमिस हो जाए। और इसमें बताया कि जो ऑब्जर्वेशंस लिए गए थे, एक जजमेंट आई थी अमित कपूर वर्सेस रमेश चंद्र अनादर की, उसमें जो स्कोप क्या था सेक्शन 397 का वो डिस्कस किया था उस जजमेंट में। और यहाँ पर बताया था कि जो स्कोप जो है इंटरफेरेंस का और ज्यूरिसडिक्शन थी 397 सीआरपीसी के तहत, वो उसकी जो स्कोप और ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्सट्रीमली लिमिटेड है। और सब सेक्शन 2 जो सेक्शन 397 जो है सीआरपीसी का वो प्रोहिबिट करता है कोर्ट को कि वो अपनी एक्सरसाइज करें पावर ऑफ रिवीजन। और जब पावर्स ऑफ सब सेक्शन 1 जो है वो तभी यूज कर सकता है जब स्पैरिंगली यूज करना है, मीन्स बहुत रेयर केसेस में इसको यूज करना है। और सेक्शन सब सेक्शन 2 है वो प्रोहिबिट करता है कि जो कोई भी इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स हुए और तभी उस पर जो है वो रिवीजन पिटीशन है वो मेंटेनेबल नहीं है इसमें। और तब और जो रिवीजन की जो पावर्स है वो तभी यूज की जा सकती है जब कोई ऑर्डर जो पास किया गया वो काफ़ी ग्रॉसली एरोनियस हो और या फिर कोई कॉम्प्लायंस ना किया हो प्रोविजंस ऑफ लॉ को, और जो फाइंडिंग रिकॉर्ड की गई है ट्रायल कोर्ट की वो किसी एविडेंस के पर आधारित ना हो, या फिर मटेरियल एविडेंस जो दिए गए हैं वो इग्नोर कर दिए गए हों, या जुडिशियल डिस्क्रिशन जो एक्सरसाइज की गई हो वो आर्बिट्रेरी हो और मींस परवर्स हो बाय द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज। तो ऐसे में जो कोर्ट जो रिवीजन जुडिस्डिक्शन होगी अंडर 397 सीआरपीसी के तहत वो काफ़ी ज़्यादा मींस सर्कमस्पेक्ट रहेगी, मींस एक्सट्रीमली सर्कमस्पेक्ट रहेगी जब भी वो ऑर्डर मींस फ्रेम करेगी जो चार्जेस का जो ऑर्डर जो फ्रेम किया जाता है। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उसको सर्कमस्पेक्ट रहना चाहिए और जो इंटरफेयर नहीं करना चाहिए जब ट्रायल कोर्ट जब ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट ने जो एप्लीकेशन है वो डिसमिस कर दी है मॉडिफिकेशन ऑफ जो चार्जेस की जो एप्लीकेशन गई थी 216 सीआरपीसी के तहत उसको डिसमिस कर दिया था। तो एक प्रकार का वो इंटरलोकेटरी ऑर्डर था। तो अब साथ में ये भी कह दिया इट इज ट्राइड टू से कि जो सेक्शन 216 है वो एक इनेबलिंग प्रोविजन है जिसमें कोर्ट जो है वो अल्टर कर सकती है, ऐड कर सकती है चार्ज को किसी भी समय जब भी जजमेंट प्रोनाउंस की गई हो। और कभी अगर किसी प्रकार का अल्टरेशन एडिशन हुआ होता है चार्ज का तो कोर्ट को प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो बताया गया है 216 सीआरपीसी के तहत। तो कोई भी राइट नहीं बन जाता अक्यूज्ड को कि वो एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करें जो डिस्चार्ज की प्रेयर करें जब चार्जेस फ्रेम हो जाए तो। और जब पहले ही ऑलरेडी एप्लीकेशन जो डिस्चार्ज की वो 216 सीआरपीसी में 227 सीआरपीसी में डिसमिस हो गई हो, तो ऐसे में कोई पावर नहीं बनती है कि राइट नहीं बनता अक्यूज्ड का कि वो एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करें। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर बताया गया कि ये एप्लीकेशन फाइल की जा रही है कोर्ट्स ट्रायल कोर्ट्स में और
लॉ को इग्नोर किया जा रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है ताकि प्रोसीडिंग्स को डिले किया जा सके। अब यहाँ पर बताया कि एप्लीकेशन, इस तरह की एप्लीकेशन है वो अनटेनेबल फाइल की जा रही है और ट्रायल कोर्ट के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता बल्कि उससे डिसाइड करना पड़ता है। और इसकी वजह से क्या है कि हाई कोर्ट में भी ऑर्डर चैलेंज किया जाता है, तो इसकी तो होल जो क्रिमिनल ट्रायल जो बताया है कोर्ट ने कि वो डिरेल्ड हो जाता है। और इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो डेप्लोरेबल है, यहाँ पर बताया कि कंडेमनेबल है, डेप्लोरेबल है और इसको स्टर्नली डील करना पड़ेगा कोर्ट को। अब यहाँ पर इस केस में भी ऐसे ही हुआ कि रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने अपने आप को डिस्चार्ज नहीं करा पाए लिटिगेशन, जो पहली राउंड ऑफ लिटिगेशन में, और जबकि उनकी 227 सीआरपीसी में जो एप्लीकेशन थी वो खारिज कर दी गई थी और एक और वेक्सिटिशियस एप्लीकेशन फाइल की गई 216 सीआरपीसी के साथ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को डिटेल करने के लिए। एप्लीकेशन को भी डिसमिस कर दिया था सेशन कोर्ट ने, उस ऑर्डर को चैलेंज किया था हाई कोर्ट में, रिवीजन पिटीशन फाइल की गई 397 सीआरपीसी में। हाई कोर्ट ने एक्सट्रेनियस कंसिडरेशन को देखते हुए डिसरिगार्ड कर दिया सेटल्ड लीगल पोजीशन को और रिवीजन पिटीशन को अलाउ कर दिया जो फाइल की गई थी और जो कि लीगली अनटेनेबल है। और जो चार्जेस फ्रेम किए गए थे सेशन कोर्ट द्वारा उसको सेट असाइड कर दिया। तो ऑर्डर जो था एक्स फेशिया कोर्ट ने कहा ये इलीगल है, अनटेनेबल है और डिहॉर्स द मटेरियल्स, जो रिकॉर्ड्स में जो मटेरियल उसको डिहॉर्स है उसके अगेंस्ट में, और इसलिए उसको सेट असाइड किया जाता है और इम्पिंच ऑर्डर को अकॉर्डिंगली सेट असाइड कर दिया। रेस्पोंडेंट नंबर 2 के पास कहा कि उन्होंने काफी सफिशिएंटली डिरेल्ड कर दिया प्रोसीडिंग्स को और एक फ्रिवलेस अनटेनेबल एप्लीकेशन फाइल की एक के बाद एक, जो प्रोसेस ऑफ लॉ को मिसयूज किया और इसलिए प्रेजेंट एप्लीकेशन अपील को अलाउ कर दिया। कॉस्ट भी लगा दी 50,000 की रिस्पोंडेंट नंबर 2 को और कहा कि वो अपीलेंट को दें 2 वीक्स के अंदर, और पहले रिस्पोंडेंट नंबर 2 जो है पहले डिपॉजिट करेंगे कॉस्ट इन द ऑफिस ऑफ द कोर्ट और जो कि अपीलेंट जो है वो विड्रॉ कर सकेंगे उसको। और सेशन कोर्ट में को डायरेक्शन दी कि वो प्रोसीड करें ट्रायल के साथ सारे अक्यूज्ड के अगेंस्ट में और इंक्लूडिंग रिस्पोंडेंट नंबर 2 है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, और जितना जल्दी हो सके। और पार्टीज को कहा कि डायरेक्शन दी कि वो कोऑपरेट करें ट्रायल को और कंक्लूड करें ट्रायल को एक्सपीडिशियसली जितना जल्दी हो सके पॉसिबल हो। और फर्दर डायरेक्शन भी दे दिया कि कोई किसी प्रकार के नॉन कोऑपरेशन होगा अक्यूज्ड का जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो उसके लिए वो जो ट्रायल जो है वो इंटेल कैंसिलेशन ट्रायल कोर्ट जो है उनकी जो बेल को कैंसिल कर सकता है। तो अपील को अलाउ कर दिया और कॉस्ट एज डायरेक्टेड, और ऑफिस को कहा कि इंश्योर करें ऑर्डर ऑफ कंप्लायंस जो पेमेंट थी कॉस्ट की और रिपोर्ट करें कोर्ट को इन केस, और एंड रिपोर्ट टू द कोर्ट, अगर कोई कॉम्प्लायंस नहीं होता तो कोर्ट को रिपोर्ट करें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।